नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र में जो ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले हार्मोन और हार्मोन से संबंधित जो रोग हैं वो हम इस क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को देखिए आराम से। अंतःस्रावी तंत्र जो है जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमें मुख्यतः दो चीज़ें पढ़नी हैं। एक तो हमारे शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और उनसे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, यदि हम अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं, अंतःस्रावी तंत्र में आ गई हैं ग्रंथि प्लस हार्मोन। इन दो चीज़ों का यदि अध्ययन करते हैं तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। लॉजी जो शब्द है उसका अर्थ होता है अध्ययन। तो अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित यदि अध्ययन कर रहे हैं तो वो कहलाता है एंडोक्राइनोलॉजी। तभी आप देखना हार्मोन से संबंधित जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो एंडोक्राइन जो है ये एंडोक्राइनोलॉजी ये विज्ञान की वह शाखा है जो किससे संबंधित अध्ययन करती है, अंतःस्रावी तंत्र की ग्रंथि और उनसे निकलने वाले हार्मोन से संबंधित। अब एक बार इस पिक्चर में आप देख लीजिए कौन कौन सी ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में। तो अंतःस्रावी तंत्र में ग्रंथियां, मस्तिष्क में 3 ग्रंथियां मिलेंगी। पहली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस, दूसरी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, तीसरी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि जिसे हम पीनियल काय भी बोलते हैं। तो ये 3 ग्रंथियां कहाँ पाई जा रही हैं? मस्तिष्क में। फिर आप देखेंगे कि गले के अंदर जो ग्रंथि हैं, एक का नाम है थायराइड, दूसरी जो ग्रंथि है उसका नाम है पैराथायराइड। थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि हैं, इनको हिंदी में अवटु ग्रंथि और इसे बोला जाता है परावटु ग्रंथि। उसके बाद यहाँ छाती में बीचों बीच एक ग्रंथि है जिसका नाम है थाइमस। हमारे उदर में एक ग्रंथि है जिसका नाम है पेनक्रियास जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। फिर किडनी जो है, किडनी के ऊपर जो ग्रंथियां हैं, किडनी को वृक्क कहा जाता है और वृक्क के ऊपर जो ग्रंथियां लगी हुई हैं उन ग्रंथियों को कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथियां। अधिवृक्क ग्रंथियां दोनों किडनी के ऊपर हैं। उसके बाद महिला और पुरुष में अलग अलग ग्रंथियां मिलेंगी जनन अंग में। तो यहाँ देखेंगे तो पुरुष में मिलेगी टेस्टिस और महिलाओं में जो मिलेगी वो मिलेगी ओवरी। तो ये जो ग्रंथियां हैं सारी हमें पढ़नी है और इनसे संबंधित हार्मोन्स इस पार्ट में हमें पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहली चीज ये है कि जब हम ग्रंथि पढ़ रहे हैं तो पहला हमें ये ध्यान होना चाहिए कि ग्रंथि किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें ग्रंथि शरीर का कोई भी अंग या कोई भी ऊतक जो किसी रासायनिक पदार्थ का उत्पादन करे और उत्पादन करके उसका स्त्रवण करे, यानी प्रोडक्शन करे और उसका सीक्रेशन करे, उस अंग को या उस ऊतक को हम क्या बोलते हैं? ग्रंथि कहते हैं। तो ग्रंथि की परिभाषा हो गई कि कोई भी अंग या ऊतक जो किसी रासायनिक पदार्थ का उत्पादन और क्या करता है? स्त्रवण करता है। ग्रंथियों को ही हम इंग्लिश में ग्लैंड्स बोलते हैं। तो इसमें आगे देखिए, अब ग्रंथियां जो हैं 2 प्रकार की, कुल मिला के शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथि मिलेंगी, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और एक होती है मिश्रित ग्रंथियां। तो सबसे पहले आपको ये पता चला कि ग्रंथि है क्या। तो ग्रंथि एक अंग है या फिर ऊतक है जो कि रासायनिक पदार्थों का क्या करती है? उत्पादन और स्त्रवण। अब उसके बाद में इनका स्त्रवण जो है वो किस प्रकार का है, उस आधार पे इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 प्रकार हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ग्रंथि की परिभाषा यदि पूछी जाए तो ग्रंथि जिसे इंग्लिश में ग्लैंड्स कहा जाता है, एक अंग जो शरीर में एक विशिष्ट कार्य करने वाले पदार्थों का उत्पादन और क्या करता है? उत्सर्जन करता है। तो उत्पादन और उत्सर्जन रासायनिक पदार्थों का जो भी अंग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रंथियां कहते हैं। उसके बाद आगे ध्यान रखना है आपको कि ग्रंथि जो है कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। सबसे पहली ग्रंथि हम क्या बोल रहे हैं? बहिस्रावी ग्रंथि, दूसरी है अंतःस्रावी ग्रंथि और तीसरी कौन सी है? मिश्रित ग्रंथि। अब ये जो इनके नाम है बहिस्रावी, अंतःस्रावी, ये क्यों पढ़े उनको देखिए आप। जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं ये नालिका युक्त होती हैं।
नालिका युक्त यानी इनकी खुद की पाइप्स या नालिकाएं होती हैं। वही स्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला जो पदार्थ है उसे हम क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। तो इसमें ध्यान रखिए, जैसा कि हमने पाचन तंत्र वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें आपको बताया था कि ग्रंथियों से क्या निकल रहे थे? एंजाइम, जो किसमें सहायक थे? पाचन करने में सहायक थे। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनसे जो पदार्थ निकलता है उसका नाम क्या है? हार्मोन। अब इसमें ध्यान रखिए, बहिस्रावी और अंतःस्रावी जो ग्रंथि हैं उसमें बेसिक डिफरेंस हम कैसे कर सकते हैं? बहिस्रावी और दूसरी कौन सी हैं? अंतःस्रावी। बहिस्रावी ग्रंथियों के ग्रंथि जो हैं उनके खुद के क्या है? पाइप्स हैं, और वो उसमें से जो पदार्थ निकाल रही हैं उस पदार्थ का नाम क्या है? एंजाइम। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि बहिस्रावी ग्रंथियां कैसी होती हैं? नालिका युक्त होती हैं, और इनसे निकलने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? एंजाइम। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं इनसे निकलने वाला पदार्थ कहलाता है हार्मोन, और ये नालिका विहीन होती हैं। नालिका विहीन होती हैं तो ये अपना पदार्थ किस में डालती हैं? ये तो अपना पदार्थ किस में डाल रहे हैं? नालिकाओं में। और ये अपना पदार्थ जो है सीधा किस में डालती हैं? रक्त में। रक्त वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रक्त का हमारे शरीर में क्या काम है, तो उस चैप्टर का नाम ही था रुधिर परिसंचरण तंत्र या रुधिर परिवहन तंत्र। तो रक्त का हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट के अलावा कोई काम नहीं है, परिवहन के अलावा कोई काम नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह विभिन्न पदार्थों को शरीर में ले जाने का काम किसका होता है? रक्त का। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं अपना पदार्थ निकालती हैं, हार्मोन किसके अंदर डाल देती हैं? रक्त के अंदर। रक्त के अंदर डालती हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है? अंतःस्रावी ग्रंथि। उसके बाद बहिस्रावी ग्रंथियां नालिकाओं में डालती हैं, और उनके पदार्थ क्या कहलाते हैं? एंजाइम। अब इन एंजाइम और हार्मोन जो है इनके क्या काम है, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है वो ध्यान रखिए। पाचन तंत्र में हमने पढ़ा था कि जटिल अणु का, जटिल पोषक पदार्थ को तरल में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तरल पोषक पदार्थ में बदलना कहलाता है पाचन। और इस पाचन की अभिक्रिया होने के लिए एक पदार्थ की जरूरत होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? एंजाइम। एंजाइम की स्थिति, एंजाइम क्या काम कर रहे थे? आप रासायनिक अभिक्रिया देखिए, जिस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में ये अभिकारक हैं और ये उत्पाद है। ए और बी ने रासायनिक अभिक्रिया करी और प्रोडक्ट बन गया ए बी, और बीच में हमने किसको बैठा रखा है? जेड को। जेड ने ना तो इस साइड भाग लिया अभिक्रिया में, ना इस साइड भाग लिया है। जेड जो है ये सिर्फ अभिक्रिया को संपन्न कराने में सहायक होता है, अभिक्रिया की जो दर है उसको बढ़ाता है या कम करता है। तो ये जो है इसे कहा जाता है उत्प्रेरक। क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं कैटलिस्ट। रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहे, लेकिन उनकी उपस्थिति जरूरी होती है अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए। अब यहाँ पे जो पाचन वाली अभिक्रिया हो रही है इसमें एंजाइम की खाली उपस्थिति की जरूरत है, इधर भाग नहीं ले रहे हैं, तो एंजाइम की उपस्थिति की जरूरत है। तो एंजाइम जो है इन्हें भी हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन ये हमारे जीवित शरीर में है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? जैव उत्प्रेरक। और इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है बायो कैटलिस्ट। तो हमारे शरीर के बायो कैटलिस्ट या जैव उत्प्रेरक कौन है? एंजाइम। और एंजाइम कौन सी ग्रंथियों से निकलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथियों से, और उनकी खुद की नालिकाएं होती हैं। तो ये हमने पढ़ा था पाचन तंत्र में। अब अंतःस्रावी तंत्र की बात कर रहे हैं, इसमें ग्रंथियां क्या निकाल रही हैं? हार्मोन। और हार्मोन जो है सीधा किस में आता है? रक्त में। और रक्त से फिर जिस अंग पे हार्मोन को काम करना होता है उस लक्षित अंग तक जाता है, और लेके कौन जाएगा? उसे रक्त लेके जाएगा। अब लक्षित अंग क्या है उसको देखिए, आप एक उदाहरण देखते हैं। जैसे अभी आप पढ़ेंगे कि मस्तिष्क के अंदर कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। और यहाँ वृक्क के ऊपर, किडनी के ऊपर जो ग्रंथियां हैं उनका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको हम इंग्लिश में एड्रिनल ग्रंथि भी बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिए, यदि संकटकालीन परिस्थिति आती है जिसमें आप घबरा जाते हो, उस समय हमारे शरीर में एक हार्मोन सीक्रेट होता है, एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एड्रिनालिन।
ये एड्रिनालिन हार्मोन इस एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। अब सूचना जो है सबसे पहले पीयूष ग्रंथि से, क्योंकि संकटकालीन परिस्थिति है। जैसे मान लीजिए आपने अपने सामने सांप को देख लिया, तो उसको आपने आंखों से देखा है, संकेत आपके मस्तिष्क में गया है और आपके अंदर डर बैठा है, और फिर उसके बाद आपने डिसाइड किया है कि हमें यहाँ से भागना है। तो जैसे ही ये संकेत यहाँ मस्तिष्क में पहुंचा है, मस्तिष्क से जो संकेत है वो कहाँ जाएगा? पीयूष ग्रंथि में। पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों की क्या है? मास्टर ग्रंथि है। वहां से ट्रॉपिक हार्मोन्स निकलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक हार्मोन्स जो हैं दूसरी ग्रंथियों को उत्तेजित करने वाले हार्मोन्स होते हैं। तो ये ट्रॉपिक हार्मोन्स यहाँ से निकल के पीयूष ग्रंथि से, और ये हार्मोन किस में डाले जाएंगे? रक्त में, क्योंकि हार्मोन किस में स्रावित होते हैं? रक्त में। और रक्त हमारे शरीर में पूरे दिन बहता रहता है। यहाँ से ये हार्मोन पहुंचे रक्त के द्वारा कहाँ पे? अधिवृक्क ग्रंथियों के पास। और अधिवृक्क ग्रंथियों को जब सूचना मिली कि संकटकालीन परिस्थिति है, तो अधिवृक्क ग्रंथि ने निकाल दिया एड्रिनल हार्मोन, और एड्रिनल हार्मोन फिर वापस किस में डाला इसने? रक्त में। और रक्त से ये हमारे सभी अंगों के पास पहुंच जाता है। अब सभी अंग कौन कौन से? संकटकालीन परिस्थिति में देखना, जब आपको डर के कारण दौड़ना या भागना है, तो आपका जो है मस्तिष्क भी बहुत तेज काम करेगा। सांस जो है, सांस की या श्वसन दर जो है वो बढ़ जाती है। दर बढ़ने के कारण आप जल्दी जल्दी ऑक्सीजन खींचते हैं, और जितनी ज़्यादा आप ऑक्सीजन अंदर लेंगे उतना ही ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण। और आपको बहुत अधिक मात्रा में क्या मिलती है? ऊर्जा। और एक चीज़ और देखिए, उस समय हृदय की धड़कन भी बढ़ जाती है। हृदय की धड़कन बढ़ना यानी हृदय भी रक्त को बहुत जल्दी जल्दी पंप कर रहा है। तो सारे काम जो हैं शरीर के क्या हो चुके हैं? फास्ट हो गए। और वो फास्ट किसकी वजह से हुए? एक एड्रिनालिन हार्मोन की वजह से। और उस एड्रिनालिन हार्मोन जो है वो कहाँ से निकल के आया है? अधिवृक्क से। और अधिवृक्क ग्रंथि से वो हार्मोन रक्त के द्वारा सभी अंगों के पास पहुंच गया। तो लक्षित अंगों के पास जो हार्मोन है वो किसके द्वारा पहुंचता है? रक्त के द्वारा। तो ध्यान रखिए, हार्मोन किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? रक्त के द्वारा। जबकि एंजाइम जो है इसमें लक्षित अंग ज्यादा दूर नहीं होता। जैसे उदाहरण लीजिए, पाचन तंत्र में देखा गया था कि ये है आमाशय, और आमाशय के बाद था छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन क्रिया जो चल रही थी उसमें रस किसके द्वारा डाला गया था? यकृत के द्वारा। और इधर से रस जो था वो था अग्नाशय द्वारा। अग्नाशय द्वारा जो रस आया था वो पूर्ण पाचन रस था, और उसमें खूब सारे एंजाइम थे। और ये एंजाइम जो हैं वो किस में छोड़ दिए गए? छोटी आंत के अंदर। और छोटी आंत में भोजन को वो पचाने में सहायक हुए। तो यहाँ पे लक्षित अंग पास में ही था, इसलिए एंजाइम किस में डाले गए? नालिका में। उस ऑर्गन की या उस अंग की खुद की ग्रंथि की पाइप थी, उसके अंदर डाल के उसे कहाँ पहुंचा दिया गया? छोटी आंत में। तो बहिस्रावी ग्रंथियां जो हैं उनसे निकलने वाले पदार्थ को ज्यादा दूर नहीं भेजना होता, पास में ही लक्षित अंग होता है, इसलिए उनकी स्पेशल नालिकाएं होती हैं जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं डक्ट्स। उनके द्वारा एंजाइम पहुंचा दिए जाते हैं। लेकिन हार्मोन जो है निकल कहीं रहा है और उसका इफेक्ट जो है कहीं और हो रहा है, बहुत दूर हो रहा है, तो उसको किस में डाला जाता है? रक्त में। यानी ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है हमारा कौन सा? रक्त। उसके द्वारा पूरे शरीर में उसको फैलाया जाता है। तो इसमें ध्यान रखिए कि ग्रंथियां जो हैं श्रवण के आधार पर कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। जो बहिस्रावी ग्रंथि हैं इंग्लिश में उनका नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और अंतःस्रावी ग्रंथि हैं इनका इंग्लिश में नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये वाली नालिका युक्त होती हैं। नालिका युक्त होती हैं। इनका स्त्रवण किस में होता है? नालिकाओं में, क्योंकि इनका लक्षित जो अंग है वो ज्यादा दूर नहीं है। इनसे जो पदार्थ निकलता है उसका नाम होता है एंजाइम। एंजाइम किस रूप में काम करते हैं? जैव उत्प्रेरक के रूप में। इंग्लिश में बताया था बायो कैटलिस्ट के रूप में। और बायो कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। तो ये अभिक्रिया जो शरीर में जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया, इनको गतिशीलता प्रदान करते हैं। कौन करते हैं? एंजाइम। जबकि हार्मोन जो है ये किसी अंग को क्रियाशील बनाता है। अंग को क्रियाशील, जैसे अभी आपको उदाहरण दिया गया था कि एड्रेनालिन हार्मोन जो है वो हृदय को और हमारी श्वसन दर इन सबको बढ़ा रहा है, तो अंगों को क्या कर रहा है? क्रियाशील बना रहा है। तो ये वाली कैसी होती है? नालिका विहीन
अपना जो भी पदार्थ निकालती हैं वो सीधा किस में डाल देती हैं, रक्त में, और रक्त से बहुत फास्ट मूवमेंट होता है इनका। और उसके बाद इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि हार्मोन काम जो किया इन्होंने, ये लक्षित अंग के पास कुछ संदेश लेके जा रहे हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि से संकेत पहुंचा था कहाँ पे, अधिवृक्क ग्रंथियों के पास, कि संकटकालीन परिस्थिति है, आप कौन सा हार्मोन निकालें, एड्रेनालिन हार्मोन निकालें। तो यहाँ से एक हार्मोन रक्त में आया और वो यहाँ तक संदेश लेके आया है, इसलिए इन्हें हम संदेशवाहक अणु कहते हैं। क्या कहा जाता है, संदेशवाहक अणु कहा जाता है, या रासायनिक दूत भी कहा जाता है, क्योंकि केमिकल्स हैं और संदेश ले जा रहे हैं, इसलिए इन्हें रासायनिक दूत भी कहते हैं। उसके बाद हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां ऐसी हैं जो हार्मोन भी निकालती हैं और साथ में क्या निकालती हैं, एंजाइम भी निकालती हैं। दोनों ही प्रकार के स्रवण हो रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथियां। तो मिश्रित ग्रंथियों का जो बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला उदाहरण है वो है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि हमने पाचन तंत्र में पढ़ी थी, एंजाइम निकालती है, और अग्नाशय से निकलने वाला रस का नाम था पूर्णपाचक रस। अभी इस पाठ में हम पढ़ेंगे अग्नाशय ग्रंथि से हार्मोन्स भी निकलते हैं। उसके बाद दूसरा जो उदाहरण है वो है जनन ग्रंथियां। इसमें से भी आप देखेंगे ये दोनों प्रकार से काम कर रही हैं, तो ये भी कैसी ग्रंथियां हैं, मिश्रित ग्रंथि। उसके बाद आगे देखते हैं, ग्रंथियों के बारे में देख लिया, ये हार्मोन जो है, हार्मोन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो इसमें ध्यान रखिए, हार्मोन जो है, हार्मोन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, और ग्रीक शब्द जो है वो है हार्मोन। हार्मोन जो शब्द है इसका अर्थ होता है टू स्टूमुलेट। स्टूमुलेट का मतलब या एक्साइट का मतलब उत्तेजित करना, यानी हार्मोन क्या करता है, किसी भी अंग को क्रियाशील या उत्तेजित करता है। उसके बाद में अगला ध्यान रखना है कि हार्मोन किसके बने हो सकते हैं। हार्मोन जो है कई चीज़ों के बने हो सकते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। इसमें यदि देखोगे आप तो हार्मोन आपको स्टीरॉयड का बना हुआ भी मिलेगा, हार्मोन प्रोटीन के बने हुए भी मिल सकते हैं। जब हम पादप हार्मोन पढ़ेंगे, पौधों वाले हार्मोन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि गैसीय रूप में भी हार्मोन होते हैं। उसमें उदाहरण आएगा एसिटिलीन, वो पादप हार्मोन में हम पढ़ेंगे। जबकि यहाँ फिक्स है एंजाइम सिर्फ किसका बना होता है, प्रोटीन का। जबकि हार्मोन कई चीज़ों के बने हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो चीज़ें हैं वो कौन सी रहती हैं, स्टीरॉयड और प्रोटीन। उसके बाद आगे देखिए, आपको बता दिया था कि हार्मोन को क्या कहा जाता है, संदेशवाहक अणु, या फिर इन्हें क्या कहते हैं, रासायनिक दूत कहते हैं। फिर उसके बाद आगे देखिए, इसमें इनकी सूक्ष्म मात्रा जो है वो अधिक प्रभावशाली होती है। हार्मोन्स में बहुत अधिक मात्रा की जरूरत नहीं होती। हम कुछ बीमारियां पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे आप एक कॉमन लैंग्वेज में एक बीमारी बोलते हो कि शुगर हो गई है, मधुमेह, उसके अंदर इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इंसुलिन हार्मोन की बहुत कम मात्रा जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है, तो कम मात्रा में ही अपना काम करते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हार्मोन जो है भोजन में है या नहीं है। तो ध्यान रखिए, हम जो हमारे पोषक पदार्थ खा रहे हैं उसमें हार्मोन हमें प्राप्त नहीं होता है, ये भोजन में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि हार्मोन भोजन में उपस्थित है या अनुपस्थित, तो क्या रखना है, अनुपस्थित। हार्मोन हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां ही बनाती हैं, और यदि हार्मोन की कमी से कुछ रोग वगैरह हो गए हैं तो हार्मोन की पूर्ति जो है वो दवाइयों से या इंजेक्शन से करनी पड़ती है। उसके बाद आगे देखिए, ये जो हम पाठ पढ़ रहे हैं अंतःस्रावी तंत्र, इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आता है, इसका हमारे शरीर में इस तंत्र का काम क्या है। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, हमारे शरीर में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, यानी पूरे शरीर का नियंत्रण, और उसके साथ में सभी अंगों में क्या बनाए रखना, समन्वय बनाए रखना, इसमें हमारे शरीर के दो तंत्र काम आते हैं। एक तो तंत्रिका तंत्र, जैसा कि आपने देखा है कि सभी चीज़ों का जो सेंटर है वो कौन होता है, मस्तिष्क होता है। सारा जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो किसके द्वारा होता है, मस्तिष्क के द्वारा। तो कंट्रोल का काम तो मस्तिष्क करेगा, और मस्तिष्क वाला जो तंत्र है उस तंत्र को हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र। तो एक तंत्र तो आ गया तंत्रिका तंत्र। दूसरा आपको ध्यान रखना है, ये जो हम पढ़ रहे हैं अंतःस्रावी तंत्र, इसमें भी जो ग्रंथियां हार्मोन निकाल रही हैं
वो एक जगह से निकल के दूसरी जगह मैसेज ले जा रहे हैं और सारे अंग आपस में कोऑर्डिनेट होके काम कर रहे हैं, यानी शरीर का जो समन्वय है वो इसके कारण बन रहा है। तो ये जो दो तंत्र हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, इनकी वजह से शरीर में नियंत्रण और क्या रहता है, समन्वय। समन्वय का सिंपल सा उदाहरण जो अभी देखा था आपने, ये एक संकटकालीन परिस्थिति आई है जिसमें मस्तिष्क ने पूरा उसको इंटरप्रेट किया है कि ये संकटकालीन परिस्थिति और हमें यहाँ से भागना है। उसके बाद में मैसेज जो है वो अंतःस्रावी तंत्र के पास पहुंचा है और एक स्पेशल हार्मोन निकला है जिसने सूचना सभी अंगों को दी है कि आप थोड़ा फास्ट काम कीजिए क्योंकि हमें इस परिस्थिति से यहाँ से भागना है। तो आपने देखा सभी अंगों ने आपस में सामंजस्य बैठाए रखा। ऐसा नहीं है कि मस्तिष्क तो कह रहा है भागना है और हाथ पैर और हृदय की धड़कन ये सब क्या जो है अपनी क्रियाशीलता इन्होंने क्या कर दी, कम कर दी। सब में जो सामंजस्य बैठाया है इसमें दो तंत्रों ने काम किया है। पहला तंत्र है आपका तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि शरीर में नियंत्रण और समन्वय कौन कौन से तंत्र बनाते हैं, तो ये दोनों तंत्र आपको याद रखने हैं। इसमें देखिए मस्तिष्क में जो 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं वो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। पहली जो ग्रंथि है वो है हाइपोथैलेमस, दूसरी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और तीसरी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। तो इन 3 को पढ़ा जाएगा। अब इसमें ध्यान रखिए ये जितनी भी ग्रंथियां आपको दिख रही हैं इन सबको कंट्रोल कौन सी करती है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स निकलते हैं जिन्हें हम ट्रॉपिक हार्मोन्स बोलते हैं, और ये ट्रॉपिक हार्मोन्स इन बाकी की ग्रंथियों को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए इसे कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। लेकिन इस पीयूष ग्रंथि को मस्तिष्क का एक भाग है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर का भी मास्टर कहा जाता है, मास्टर का मास्टर। या फिर क्वेश्चन आता है सुपर मास्टर किस ग्रंथि को कहते हैं, हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस जो है मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो तंत्रिका तंत्र को किससे जोड़ के रखता है, अंतःस्रावी तंत्र से। तो आपको पता चला कि तंत्रिका तंत्र से मैसेज कहाँ पे आ रहे हैं, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, उन हार्मोन्स का नाम होता है न्यूरॉन हार्मोन्स। वो न्यूरॉन हार्मोन्स किसको संदेश देते हैं, पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि इसके संदेश से काम करती है, फिर पीयूष ग्रंथि बाकी सभी ग्रंथियों को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। तो पीयूष ग्रंथि तो मास्टर है और सुपर मास्टर कौन सा है, हाइपोथैलेमस। अब इसमें इन तीनों के बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं हम। सबसे पहले किसका देखेंगे, हाइपोथैलेमस का। तो हाइपोथैलेमस में देखिए आप कि हाइपोथैलेमस जो है इसे हम क्या कहते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इससे निकलने वाले हार्मोन्स क्या कहलाते हैं, न्यूरॉन हार्मोन्स, क्योंकि ये किसका हिस्सा है, तंत्रिका तंत्र का। और तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है नर्वस सिस्टम, और वहीं से शब्द आया है न्यूरॉन। तो हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन है न्यूरॉन हार्मोन। ये किसको कंट्रोल करते हैं, पीयूष ग्रंथि को। तो पीयूष ग्रंथि खुद मास्टर है और उसके ऊपर मास्टर हो गया, तो इसे हम सुपर मास्टर कहते हैं। अब इस हाइपोथैलेमस के 2 प्रकार के काम है, क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र का भाग है, मस्तिष्क का भाग है, तो ये तंत्रिका तंत्र वाला काम भी करेगा और ये अंतःस्रावी तंत्र वाला काम भी करेगा। तो अंतःस्रावी तंत्र वाला काम इसने क्या किया कि इसने हार्मोन निकाला है, और जो सबसे ऊपर बैठी है मास्टर ग्रंथि उसको क्या किया है, कंट्रोल किया है। तंत्रिका तंत्र में हाइपोथैलेमस का काम यहाँ क्या है, तंत्रिका तंत्र में यदि देखें तो हमारे शरीर का जो तापमान नियंत्रित होता है वो तापमान नियंत्रण का काम किसके पास है, हाइपोथैलेमस के पास। भूख प्यास जो है इसका नियंत्रण या भावनाओं का नियंत्रण वो सब कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस में। हम जब तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा कि 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं शरीर में, एक होती है ऐच्छिक, एक होती है अनैच्छिक। इंग्लिश में बोलते हैं वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। ऐच्छिक प्रक्रियाएं वो होती हैं जो हमारी इच्छा के आधार पे की जाती हैं। जैसे आपको अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, यानी हाथ को हिलाना है, तो ये आपकी कैसी क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक का मतलब जैसे आपकी श्वसन दर चल रही है, हृदय की धड़कन है, 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, इस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ये कैसी क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है। तो ध्यान रखिए ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं हैं। हाइपोथैलेमस के पास जो ये क्रियाएं दे रखी हैं ये दोनों का मिश्रण है। इसमें से कुछ क्रियाएं ऐच्छिक मिलेंगी, कुछ आपको कैसी मिलेगी, अनैच्छिक। इनको हम तंत्रिका तंत्र में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखिए शरीर का तापमान कंट्रोल करने का सेंटर जो है या नियंत्रण करने का जो सेंटर है वो कहाँ है, हाइपोथैलेमस में।
भूख, प्यास और भावनाएं, भावनाओं में जैसे प्रेम है, घृणा है, ईर्ष्या है, उन सब का सेंटर कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस में। तो ये काम तो इसके कौन से वाले हैं? तंत्रिका तंत्र वाले। लेकिन अंतःस्रावी तंत्र वाला काम कौन सा है? इसने कौन सा हार्मोन सीक्रेट किया है? न्यूरॉन हार्मोन, जो किसको कंट्रोल करके रखता है? पीयूष ग्रंथि को। तो हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस से निकल के इसको कंट्रोल कर रहा है। अब बात करेंगे हम पीयूष ग्रंथि की, जो अंतःस्रावी तंत्र का क्या है? मास्टर है। तो पीयूष ग्रंथि की यदि बात करेंगे तो पीयूष ग्रंथि में ध्यान रखना है, सबसे पहले इसकी स्थिति पूछी जाती है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है। ग्रंथियों से संबंधित जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि स्थित कहाँ है, तो वो तो आपको चित्र से ही थोड़ी याद होंगी। दूसरा पूछा जाता है कि इन ग्रंथियों से कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं। तीसरा ध्यान रखना है इसमें कि हार्मोन जो हैं, इनकी अधिकता से भी रोग हो सकता है और इनकी कमी से भी रोग हो सकता है। यानी एक संतुलित मात्रा में ही शरीर में हार्मोन निकलने चाहिए। तो इनकी कमी से या अधिकता से होने वाले रोग जो हैं वो पूछे जाते हैं। एक, हार्मोन्स का काम क्या है, विशिष्ट जो हार्मोन है इनके क्या क्या काम है, तो कार्य पूछे जाते हैं। तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस हैं वो देखने हैं हमें। सबसे पहला कौन सी ग्रंथि बताइए आपको? पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि में ध्यान रखिए, इंग्लिश में नाम है इसका पिट्यूटरी ग्रंथि। यदि स्थिति पूछी जाए तो कहाँ पे है? मस्तिष्क के आधार में स्थित है, यानी मस्तिष्क के बिल्कुल पीछे वाले भाग में नीचे की तरफ आपको मिलेगी ये। इसका भार जो है 0.6 ग्राम है और इसका आकार बिल्कुल मटर के दाने के समान होता है। इस ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि, क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथियों को क्या करती है? कंट्रोल। लेकिन इसको कंट्रोल करने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस। उसके बाद देखिए, अगर आपसे पूछा जाए शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि बताओ, तो सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, जो हम अगली ग्रंथि पढ़ेंगे। लेकिन एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चंस आता है तो चार जो ऑप्शन होते हैं उसमें पीनियल ग्रंथि होती ही नहीं है। तो दूसरे नंबर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शंस के हिसाब से। यदि पूछा जाए सबसे छोटी ग्रंथि, यदि पीनियल ग्रंथि है तो पहले उसको टिक लगाओ। पीनियल ग्रंथि वहां है ही नहीं तो कौन सी टिक लगानी है आपको? पीयूष ग्रंथि। तो सबसे छोटी के नाम से ज्यादा फेमस कौन सी हो रखी है? पीयूष ग्रंथि। लेकिन वास्तव में सबसे छोटी है कौन सी? पीनियल ग्रंथि। तो इसमें ध्यान रखना है, शरीर की दूसरी सबसे छोटी कैसी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि। जो हमने दो प्रकार की ग्रंथियां पढ़ी हैं, बहिस्रावी और अंतःस्रावी। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए, अब ये क्वेश्चन दे दिया कि सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए, तो ना तो इसमें ये कंफर्म किया है कि ये बहिस्रावी है या अंतःस्रावी, तब आपका आंसर रहेगा यकृत। लेकिन क्वेश्चन को चेंज कर दिया कि सबसे बड़ी ग्रंथि तो बताइए, लेकिन वो होनी कैसी चाहिए? अंतःस्रावी। तो क्वेश्चन दिया कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बताओ, तो अंतःस्रावी बताएंगे तो गले में जो ग्रंथि होती है जिसे हम बोलते हैं थायराइड, वो कैसी होती है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। लेकिन सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाए तो आपको उत्तर क्या देना है? पीयूष ग्रंथि। ये उत्तर कब देना है? जब उदाहरण, ये जो आपके ऑप्शन है उसमें पीनियल ग्रंथि ना हो। अब देखिए, इसमें ये ग्रंथि जो है, इससे निकलने वाले हार्मोन अभी हम देखेंगे। उसमें से कुछ हार्मोन जो हैं स्त्रियों में निकल रहे हैं। तो स्त्रियों में जो है ये ग्रंथि गर्भ अवस्था के दौरान क्या है, कुछ इसकी साइज बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो हार्मोन्स जो हैं ज्यादा सीक्रेट होते हैं। अब इसमें आगे देखिए कौन कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं। ये देखिए, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। सबसे पहला हार्मोन हम पढ़ेंगे वृद्धि हार्मोन, जिसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। पूरी डिटेल पढ़ेंगे। दूसरा पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है दूधजनक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन कहा जाता है। तीसरा हार्मोन है मिलेनोसाइट हार्मोन। चौथा हार्मोन है ये वैसाप्रोसिन, जिसे हम एडीएच भी कहते हैं। अगला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। अब यहाँ पे आप ये दो हार्मोन देखेंगे, ये दो हार्मोन सीधा लक्षित अंग पर जाकर काम करेंगे। लेकिन यहाँ जो लिखे हुए हैं ये वाले हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये शब्द देखिए, ये है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये सीधा लक्षित अंग पे नहीं जाएंगे, ये हार्मोन किसी दूसरी ग्रंथि पे जाएंगे।
पीयूष ग्रंथि से निकल रहे हैं और जाके किसी दूसरी ग्रंथि को उत्तेजित करेंगे उनका काम करने के लिए। तो ग्रंथि को उत्तेजित करने वाले जो हार्मोन होते हैं उनके पीछे आपको अधिकतर क्या मिलेगा, ट्रोपिक मिलेगा। यहाँ पे भी वृद्धि हार्मोन का पूरा नाम पढ़ोगे तो नाम आएगा सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो ये दो फ्री हार्मोन है जो कि सीधा लक्षित अंग पे जाके अपना काम करते हैं, पीयूष ग्रंथि से निकल रहे हैं। बाकी अधिकतर पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन किसी अंग पे नहीं जा रहे हैं, वो किसके पास जा रहे हैं, दूसरी ग्रंथियों के पास, और उनकी जो क्रियाशीलता है उसको बढ़ा रहे हैं। इसीलिए हम पीयूष ग्रंथि को दूसरों को नियंत्रण करने वाली मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब उसके बाद आगे देखिए, ये जो ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं इनकी डिटेल यहीं पे है, इनकी अलग से डिटेल पढ़ेंगे हम। सबसे पहले क्या दे रखा है, थायरोट्रोपिक हार्मोन। तो पहली बात तो ट्रॉपिक हार्मोन किससे निकलेगा, पीयूष ग्रंथि से। थायरो यानी ये कौन सी ग्रंथि को उद्दीपित करता है, थायराइड ग्रंथि को। अगला दे रखा है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक। तो एड्रिनल ग्रंथि जो है वो अभी बताई थी आपको, गुर्दों के ऊपर होती है, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं या इंग्लिश में एड्रिनल बोलते हैं। उसको उत्तेजित करने के लिए पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकल रहे हैं उनका नाम है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो इसका काम देखिए, अधिवृक्क ग्रंथि को क्या करती है, प्रभावित करती है। उसके बाद कौन से हार्मोन निकल रहे हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेड्स जो हैं जनन अंगों को कहा जाता है। तो जनन जो ग्रंथियां होती हैं उनके क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए जो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन आ रहे हैं उनका नाम है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अब गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे कहा जाता है फॉलिकल उत्तेजन हार्मोन। ये फॉलिकल्स को उत्तेजित करेंगे। पुरुषों में ये हार्मोन जो है शुक्राणु जनन को प्रेरित करते हैं, और स्त्रियों में जो है ये ओवरीज जो है, ओवरीज के अंदर ओवुलेशन है उसको क्या करते हैं, ये प्रेरित करते हैं। अब यहाँ देखिए, एक हार्मोन और है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जिसका नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है ये आगे फिर जनन ग्रंथियों को उत्तेजित कर रहा है और हार्मोन निकालने के लिए। तो पुरुषों में जो हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन पीयूष ग्रंथि से नहीं निकल रहा है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुषों में टेस्टिस से निकल रहा है और स्त्रियों में ओवरीज में निकल रहा है। लेकिन इनको जो है प्रेरित करने के लिए जो प्रेरक हार्मोन्स हैं वो कहाँ से आए हैं, पीयूष ग्रंथि से। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स में दो प्रकार के हैं, एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, और कौन सा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये तो पीयूष ग्रंथि से हैं लेकिन ये जाके दूसरी ग्रंथियों को क्या कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं। तो ये वाले तो सारे उत्तेजक हार्मोन हो गए, ट्रोपिक हार्मोन्स। अब इन दो को अलग से, और ये भी सारे, ये तीनों भी कैसे हैं, उत्तेजक यानी ट्रोपिक हार्मोन्स ही आपको मिलेंगे। इनकी डिटेल अब पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला कौन सा है, वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन में नाम देखिए आप, क्या नाम है इसमें, वृद्धि हार्मोन का नाम रखा गया है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ओरिजिनल नाम ये आ गया, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। नाम से ही पता चल रहा होगा, वृद्धि हार्मोन यानी शरीर की वृद्धि को कंट्रोल करता है, संतुलित वृद्धि जो है वो करवाता है। अब शरीर की वृद्धि में मेन किसकी वृद्धि का नियंत्रण करता है, हड्डियों की वृद्धि। अब अभी आपको बताया था कि हार्मोन ज़्यादा निकलने से भी रोग होता है, और हार्मोन जो है यदि कम स्रवण होता है तो भी रोग होता है। अगर वृद्धि हार्मोन जो है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन यदि इसकी अधिकता हो जाए, ज़्यादा निकल जाए, तो इसमें ध्यान रखना है कि जो एक औसत लंबाई होती है शरीर की उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, 6 फीट से भी ऊपर हो रही है, 7, 7.5, 8 फीट इस तरीके से लंबाई जा रही है, तो शरीर में क्या आ जाती है, भीमकायता। इस भीमकायता को ही क्या बोलते हैं, एक्रोमिगली। फिर उसके बाद यदि बाल्य अवस्था में ये हार्मोन कम निकलता है तो जो हाइट है वो कम रह जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, बौनापन। तो आपने क्या देखा, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि वृद्धि हार्मोन ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। दूसरा, ये हार्मोन अधिकता से कौन सा रोग होता है, भीमकायता, जिसका दूसरा नाम है एक्रोमिगली। और ये हार्मोन यदि कम निकलता है तो कौन सा रोग होता है, बौनापन। उसके बाद आगे देखिए, एक हार्मोन और निकल रहा है इससे पीयूष ग्रंथि से, जिसका नाम है लैक्टोजेनिक हार्मोन। यहाँ ध्यान रखिए, ये लैक्टो शब्द कहीं पे भी आए, लैक्टो शब्द किससे संबंधित होता है, दूध से संबंधित। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि दही जो है, दही के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो दही दूध से ही बना रहे हैं, कौन सा एसिड होगा, लैक्टिक एसिड। दूध जो है बिना चीनी के भी थोड़ी उसमें मिठास होती है, उसमें एक शर्करा पाई जाती है,
उसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टोज शर्करा। दूध को पचाने वाला एक एंजाइम होता है हमारे शरीर में जिसका नाम है रेनिन। कई लोगों के शरीर में ये बिल्कुल नहीं बनता, तो दूध का पाचन नहीं होता। और दूध का पाचन यदि नहीं होता है तो दूध यदि वो पीते भी हैं तो उनको उसमें अपच होती है और दूध सहन नहीं हो रहा, तो इसे कहा जाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये जो रोग है ये क्या कहलाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस। यानी ये शर्करा दूध की सहन नहीं हो रही क्योंकि उसके शरीर में क्या नहीं बन रहा है, रेनिन। तो यदि ये दूध वाले पदार्थ लेते भी हैं तो इनको अपच होती है या गैस बनती है। अब आपको यहाँ ध्यान रखिए एक और, दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र कि पानी या दूध की कितनी मात्रा है, दूध की शुद्धता नापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है, लैक्टोमीटर। तो यहाँ ध्यान रखिए लैक्टो शब्द है ना, ये सब किससे संबंधित है, दूध से संबंधित। शर्करा कौन सी हो गई, लैक्टोज। दही में पाई जाने वाली जो एसिड है वो कौन सी है, लैक्टिक एसिड। और दूध का नहीं पचना, रेनिन नहीं बनना, क्या कहलाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस। और दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र कौन सा है, लैक्टोमीटर। उसके बाद आगे देखिए, तो ये दूध जनक हार्मोन जो है ये भी किससे निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। शिशु के लिए स्तनों में दूध स्रवण उत्पन्न करना इसका काम होता है। अगला जो हार्मोन है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला, उस हार्मोन का नाम है मिलेनोसाइट हार्मोन। मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। ये देखिए फिर कैसा हार्मोन है, प्रेरक हार्मोन है। ये क्या करता है, त्वचा में एक वर्णक है जिसका नाम है मिलेनिन, इसके स्रवण को प्रभावित करता है। तो त्वचा का रंग जो है वो किस वर्णक से निर्धारित होता है, मिलेनिन से निर्धारित होता है। त्वचा का रंग डार्क है या हल्का है, किस वर्णक से डिसाइड होता है, मिलेनिन से। इसमें आगे ध्यान रखिए, त्वचा पे चकत्ते पड़ रहे हैं या कहीं तिल बन रहा है तो वो सब किस पे आधारित है, मिलेनिन वर्णक की वजह से। और ये मिलेनिन वर्णक जो है वो इस हार्मोन की वजह से इसका स्रवण होता है जिसका नाम है मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। तो हमने पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला वृद्धि हार्मोन कंप्लीट कर लिया, एलटीएच यानी लैक्टोजेनिक हार्मोन जिसे हम दूधजनक हार्मोन कहते हैं, और मिलेनोसाइट कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद में अगला देखिए, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, अगला हार्मोन है वैसाप्रोसिन। वैसाप्रोसिन जो हार्मोन है इसे हम क्या कह रहे हैं, एडीएच हार्मोन। अब ये निकल रहा कहाँ से है, पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में है, वहां से ये हार्मोन निकला और निकलने के बाद अभी आपको बताया था हार्मोन किस में डाले जाते हैं, रक्त में। और वहां से संदेश लेके आया, इसका काम क्या होता है वो काम बता रहे हैं आपको। ये संदेश लेके आता है गुर्दों के पास। गुर्दे जो है इनको इंग्लिश में हम किडनी बोलते हैं, हिंदी में इनको वृक्क बोलते हैं, या कॉमन लैंग्वेज में आप क्या बोल देते हो, गुर्दे। यहाँ ये संदेश लेके आएगा। अब क्या संदेश लाएगा, देखिए यहाँ पे यूरिन का निर्माण होता है। और यूरिन का निर्माण कैसे होता है, रक्त का शुद्धिकरण होके, यानी रक्त की सफाई होती है और उसमें से जो टॉक्सिन्स हैं, यूरिया है या कोई जहरीले पदार्थ हैं और जल है, वो सारी चीजें यहाँ छन जाती हैं और वो प्रोसेस कहलाता है डायलिसिस। क्या कहलाता है, डायलिसिस। तो रक्त की सफाई कहाँ हो रही है, वृक्क में, और यूरिन बन रहा है तो रक्त में से पानी यूरिया वगैरह उसमें जा रहे हैं। अब ये हार्मोन क्या काम करता है, यहाँ से आएगा और इसको ऑर्डर देगा, किसे ऑर्डर देगा, वृक्क को, कि ये जो जल है, तो ऐसे ध्यान रखिए रक्त वाहिनियों में रक्त बह रहा है और ये छन्ने के बाद इधर क्या बन रहा है, यूरिन बन रहा है। उस यूरिन के अंदर जल जा रहा है। ये काम हो कहाँ रहा है, गुर्दे के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे ये हार्मोन वैसाप्रोसिन हार्मोन यहाँ से निकल के आएगा और गुर्दों को ऑर्डर देगा कि ये जो जल आप कहाँ भेज रहे हो, यूरिन के अंदर भेज रहे हो, इसको क्या करो, पुनर्अवशोषण करो, वापिस किस में ले लो, रक्त में ले लो। ऐसा क्यों होता है वो देखिए, हमारी जो बॉडी है वो फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करती है। अब फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या है,
मान लीजिए रक्त का ये जो ब्लड प्रेशर है शरीर में, ये क्या हो गया, कम। रुधिर दाब क्या होता है, रक्त द्वारा धमनी की दीवारों पे लगाया गया दाब। अगर ये कम हो गया, ब्लड का प्रेशर कम हो गया है, तो यहाँ पे ब्लड की मात्रा को बढ़ाया जाएगा। अब मात्रा कैसे बढ़ाई जाएगी, अचानक ब्लड नहीं बन सकता शरीर में। बीपी को बढ़ाने के लिए मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि है, उसने संदेश भेजा है किसके पास में, गुर्दों के पास में, कि रक्त में से जो पानी निकाल निकाल के आप यूरिन में डाल रहे हैं, एक बार उसको वापस खींच लो, पुनर्अवशोषण कर लो। जैसे ही पानी को वापस खींचा गया, इस पाइप में जो है द्रव की मात्रा बढ़ गई, और मात्रा बढ़ने से प्रेशर क्या हो गया, वापस नॉर्मल आ गया, बढ़ गया। यानी बीपी कम हुआ तो संकेत वहां से आया है। तो आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाए वैसाप्रोसिन जो उसका काम क्या है, तो एक तो हमें बताना है कि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, या बोल सकते हो ब्लड प्रेशर को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। दूसरा इसका काम क्या है, ब्लड प्रेशर को इसने किस तरीके से बढ़ाया, तो वृक्क में जल का क्या किया इसने, पुनर्अवशोषण। जो जल यूरिन में जा चुका था उसको वापस क्या किया है, अवशोषित किया है। तो यूरिन जो बन चुका था इसमें और ब्लैडर के अंदर था, उसको क्या किया है, वापस पुनर्अवशोषित किया है। फिर ध्यान रखिए, शरीर में जल का संतुलन भी बनाए रखता है। तो ये काम किसका है, वैसाप्रोसिन का। अब इसकी कमी से होने वाला रोग देखिए। मान लीजिए शरीर में ये हार्मोन कम निकलने लग जाए, तो इसका काम क्या था, जल को खींचना यूरिन में से, और ये खुद कम निकला, एडीएच कम निकला, तो जल यहाँ से खींचा नहीं जाएगा, यूरिन में से वापस यहाँ नहीं खींचा जाएगा, और जल की मात्रा यूरिन में क्या हो जाएगी, ज़्यादा जाएगी। यूरिन में ज़्यादा जाएगी तो बार बार यूरिन लगता है। और ऐसा केस जो है आप देखते होंगे, शुगर का कोई पेशेंट है या डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो वो भी यूरिन बार बार जाता है। तो ऐसे सेम ही लक्षण आता है, तो इस बीमारी को भी क्या कहा जाता है, डायबिटीज़ कहा जाता है। लेकिन ये वाली डायबिटीज़ है पूरी कहलाती है इंसिपिडस। क्या कहलाती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसमें ध्यान रखिए आप, डायबिटीज़ जो है दो प्रकार की होती है। एक डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, डीएम, और एक होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस, जिसे बोलते हैं डीआई। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ये है मधुमेह। मधुमेह जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि शुगर की बीमारी हो गई है, और ये भी एक हार्मोन की कमी से होती है। तो देखिए आप, डायबिटीज रोग जो है दो प्रकार का, एक तो डीआई और एक है डीएम। ये तो है डायबिटीज मेलाइटस, जिसे हम कहते हैं मधुमेह। इसी पाठ में आगे हम पढ़ेंगे इसे। ये किस हार्मोन की कमी से होता है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। ये जो डायबिटीज इंसिपिडस है, इसे कहा जाता है उदर में या उदक में बोलते हैं। ये किस हार्मोन की कमी से हो रहा है, एडीएच हार्मोन की कमी से। यहाँ आपने देखा इसकी कमी से यूरिन बार बार जाना, ये लक्षण आ रहा है, सेम लक्षण इसमें भी आता है। तो दो प्रकार की डायबिटीज है, दोनों ही हार्मोन की कमी से हुई है, लेकिन ये वाला हार्मोन अभी आगे पढ़ेंगे अग्नाशय से निकलेगा। और ये एडीएच हार्मोन जो है ये किस ग्रंथि से निकला है, पीयूष ग्रंथि से। तो आपको यहाँ ये समझ में आ गया। और दूसरी चीज इसमें ध्यान रखिए कि यहाँ पे गुर्दों में जल का इसने क्या किया, पुनर्अवशोषण किया, और पुनर्अवशोषण करने के कारण यूरिन की मात्रा क्या हुई है, कम हुई है। तो ये जो नाम दिया हुआ है डाईयूरेटिक, डाईयूरेटिक यदि पूछा जाए कि डाईयूरेटिक पदार्थ किसे कहते हैं, तो डाईयूरेटिक पदार्थ वो होते हैं जिनका सेवन करने से यूरिन ज्यादा आता है। इसमें उदाहरण पूछे जाते हैं, जैसे आप देखिए चाय, कॉफी, ग्लूकोज, या धूम्रपान में सिगरेट वगैरह, और एक अल्कोहल। इनका यदि सेवन करते हैं तो यूरिन ज़्यादा आता है। तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, डायूरेटिक। और ये जो है एडीएच हार्मोन जो निकल रहा है, वैसाप्रोसिन हार्मोन निकल रहा है, ये वैसाप्रोसिन यूरिन की मात्रा को कम करता है, क्योंकि ये पानी को वापस खींच रहा है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एंटी डायूरेटिक। यूरिन का ज़्यादा आना तो डायूरेटिक, और कम आना क्या कहलाएगा, एंटी डायूरेटिक। तो इस हार्मोन को कहा जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये आपको समझ में आया होगा, हमने पूरा काम पढ़ लिया है। वैसाप्रोसिन का क्या काम है कि वृक्क में जाकर जल का पुनर्अवशोषण बढ़ाना, और पुनर्अवशोषण किस में से, यूरिन में से जल को वापस किस में डाला गया है, रक्त के अंदर। और इस प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है, जो रुधिर का दाब है उसे संतुलित किया जाता है। और एडीएच हार्मोन की कमी से जो रोग हो रहा है उसका नाम है उदर में है
या कौन सी वाली डायबिटीज है, डायबिटीज इंसिपिडस। जो हम लोग सुनते हैं वो डायबिटीज है डायबिटीज मेलाइटस, और वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है। अगला हार्मोन इसमें देखिए जो है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला अगला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है इसको एक नाम और दिया जाता है, वो कहा जाता है पाइटोसिन। क्या कहा जाता है, पाइटोसिन। अब इसका काम क्या होता है, इसके दो काम हैं। एक तो गर्भ अवस्था में गर्भाशय की जो पेशियां हैं उसमें सिकुड़न पैदा करता है ये हार्मोन, महिलाओं में निकलता है, और मांसपेशियों में सिकुड़न पैदा करने की वजह से प्रसव पीड़ा चलाने में सहायक होता है, जिससे शिशु का जन्म जो है आसानी से हो सके। इसीलिए इसे कौन सा हार्मोन कहा जाता है, बर्थ हार्मोन। तो इसमें ध्यान रखिए, यदि किसी महिला में प्रसव के समय प्रसव पीड़ा नहीं चल रही है तो उसको किसका इंजेक्शन दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। इसका एक काम और होता है, स्तनों में दूध स्रवण के में सहायक होता है, इसलिए इसे मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहा जाता है। इसका एक क्वेश्चन और आता है कि गाय भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए किसका इंजेक्शन लगाया जाता है, तो किसका लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन का। लेकिन वर्तमान में इंजेक्शन जो है गाय भैंसों में यूज करने के लिए बैन है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, पशुओं के साथ क्रूर व्यवहार कर रहे हैं। तो ये जो है यदि मार्केट में है तो भी किसके लिए है, महिलाओं के यूज के लिए है, जो कि प्रसव पीड़ा चलाने में काम आता है। तो इसे हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं और क्या कहते हैं, मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। उसके बाद ये तो हमने कौन सी पढ़ी है, पीयूष ग्रंथि। तो मस्तिष्क की आपने दो ग्रंथियां पढ़ ली हैं, पहली कौन सी पढ़ी, हाइपोथैलेमस, दूसरी कौन सी पढ़ी है, पीयूष ग्रंथि। अब मस्तिष्क में एक ग्रंथि और होती है जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि। अब पीनियल ग्रंथि यदि आप देखेंगे तो पीनियल ग्रंथि अभी बताया था आपको शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, और अग्र मस्तिष्क में ऊपरी भाग में स्थित मिलेगी, और इसकी पोजीशन जो है यदि देखा जाएगा तो दोनों आंखों के बीच में यहाँ मिलेगी। और शिवजी के दोनों आंखों के बीच में यहाँ कौन सी आंख थी, तीसरी आंख, इसलिए मनुष्य की ये तीसरी आंख भी कहलाती है। और भी यदि इसमें देखेंगे तो इससे जो निकलने वाले हार्मोन हैं उन हार्मोन की वजह से हमारे जो मूड है वो नियंत्रित होता है। इसके अलावा हमारी जो एकाग्रता है, किसी चीज को यदि आप पढ़ रहे हो एकाग्र होके, वो सारी चीजें इसमें नियंत्रित होती हैं। तो इसीलिए इसे हम कौन सी आंख बोलते हैं, तीसरी आंख। तो शरीर की तीसरी आंख कौन सी ग्रंथि कहलाती है, पीनियल ग्रंथि। और एक आपको बताया था शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, लेकिन क्वेश्चन को देखना है, यदि पीनियल ग्रंथि नहीं दे रखा है तो उत्तर क्या लगाना है आपको, पीयूष ग्रंथि। और अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित है, मनुष्य की क्या कहा जा रहा है, तीसरी आंख। अब इसमें देखिए इसको और क्या बोल रहे हैं, जैविक घड़ी बोल रहे हैं या बायोलॉजिकल क्लॉक बोल रहे हैं। ये क्यों कहते हैं वो देखिए, इसमें इसमें निकलने वाले दो हार्मोन हैं। एक हार्मोन तो है मिलेटोनिन हार्मोन, एक हार आपको मिलेगा सेरेटोनिन हार्मोन। पहले सीरेटोनिन हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। सीरेटोनिन हार्मोन जो है ये न्यूरोजेनिक हार्मोन है। यहाँ पे इस हार्मोन को हम फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। जो हमें खुशी या हैप्पीनेस महसूस होती है वो इस हार्मोन की वजह से होती है, और इसे मूड हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन के बनने के बाद में पीनियल ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है, मिलेटोनिन। यानी मिलेटोनिन को बनाने के लिए मिलेटोनिन का संश्लेषण में कौन सहायक है, सीरेटोनिन। यानी सीरेटोनिन मिलेटोनिन का क्या है, अग्रदूत है। ये ध्यान रखना है इसमें। अब सीरेटोनिन के बाद कौन सा बन रहा है, मिलेटोनिन हार्मोन। इसका काम क्या है, आपने इससे पहले पढ़ा था मेलेनिन। मेलेनिन जो था वो त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी था, वो हमने किस में पढ़ा है, पीयूष ग्रंथि में। ये कौन सा है, मिलेटोनिन। इसमें ट से ध्यान रखना, ट से टाइम, कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। और ये हमारे शरीर में जो है टाइम को सेट करता है। कैसे टाइम सेट करता है वो देखिए। इस हार्मोन को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये हार्मोन प्रकाश द्वारा प्रभावित होता है। प्रकाश द्वारा कैसे, दिन और रात में जो प्रकाश की मात्रा है उसके आधार पर इसका स्रवण होता है। जैसे देखिए रात में जब प्रकाश कम होता है उस समय इस हार्मोन का स्रवण ज्यादा होता है, मिलेटोनिन का। और मिलेटोनिन का स्रवण ज्यादा होने से ये किस में सहायक होता है, ये हार्मोन नींद में सहायक होता है, इसलिए इसे स्लीपिंग हार्मोन कहते हैं। तो आपने देखा कि ये जो पीनियल ग्रंथि है, ये पीनियल ग्रंथि
एक तो मूड वाला हार्मोन, हैप्पीनेस हार्मोन कौन सा निकाल रही है, सीरोटोनिन, और एक सोने वाला हार्मोन जिसका नाम है मेलेटोनिन। दिन में जब प्रकाश की मात्रा ज्यादा रहती है तब इसका स्रवण कम होता है, इसलिए दिन में नींद जो है उसमें सहायक नहीं होता है ये। उसके बाद आगे देखिए, इसमें यहाँ पे जो हमारी दैनिक क्रियाएं हैं, जिसको हम बोल देते हैं कि आदत पड़ गई है, हैबिट बना लेते हैं हम हमारी दैनिक क्रियाओं का मतलब है कि जो 24 घंटे का दैनिक चक्र है उसमें कोई क्रिया हम यदि एक फिक्स समय डेली करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप सुबह 10 बजे जो है खाना खाते हैं, या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जो भी है आपका टाइम फिक्स है, सुबह 7 बजे का ब्रेकफास्ट का, फिर उसके बाद 10 बजे कुछ खाते हैं, फिर 3 बजे आप चाय पीते हैं, ये आपने टाइम फिक्स कर लिया, यानी दैनिक चक्र बन गया है आपका। तो आप देखना आपको शरीर उस टाइम अपने आप याद दिला देगा। जैसे फिक्स 7 बजे यदि कोई ब्रेकफास्ट करने वाला व्यक्ति है तो उसको भूख लगना शुरू होगी, पेट में आवाज़ आने लग जाती है कुरकुर, इसका मतलब क्या है, आपके शरीर ने उस हैबिट को बना लिया है। दूसरा आप देखिए, हमारा सोने का उठने का टाइम फिक्स होता है, तो उसमें आपको जैसे कोई व्यक्ति रात को फिक्स 10 बजे सोता है तो उसे उबासियाँ आना शुरू हो जाती हैं। वो डिसाइड कर सकता है कि लेट सोए, लेकिन शरीर उसको याद दिला देता है कि आपका डेली वाला सोने का समय हो चुका है। तो ये जो हैबिट बनती हैं दैनिक चक्र में, इसके लिए ये वाला हार्मोन जिम्मेदार होता है, कौन सा, मेलेटोनिन। अब इस तरीके से शरीर की ये जो रिदम बन चुकी है, ये लय बन चुकी है कि फिक्स उसी टाइम पे याद दिला दिया जाता है शरीर के द्वारा, तो उसे बोलते हैं सर्केडियन लय। क्या कहा जाता है, सर्केडियन लय। और ये लय कौन सा हार्मोन चलाता है, मेलेटोनिन। यानी हमारे शरीर में ये लगी हुई एक घड़ी है, और जीवित शरीर में इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जैविक घड़ी, इंग्लिश में बोल देते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। तो इसका मेन रोल यही होता है कि सर्केडियन लय चलाता है, जिसमें आपने जो भी सोने की, जागने की, खाने की जो भी आदतें डाल रखी हैं, वो फिक्स टाइम पे शरीर उसमें प्रतिक्रिया दे देता है। इसमें एक और ध्यान रखना है, महिलाओं में जो मासिक चक्र का निर्धारण होता है वो भी इस सर्केडियन लय के द्वारा ही तय होता है। तो इसको देख लीजिए, पीनियल ग्रंथि में आपने क्या क्या देखा, सबसे छोटी ग्रंथि है, मस्तिष्क में है, तीसरी आंख है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, और 2 प्रकार के हार्मोन निकल रहे हैं, मेलेटोनिन और कौन सा है, सीरोटोनिन। तो ये जो 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं हमने पढ़ ली हैं। तो मस्तिष्क वाली ग्रंथियां कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद आगे की जो ग्रंथियां हैं, जैसे इसमें और ग्रंथियां आपको मिलेंगी, गले में थायराइड ग्रंथि, पेनक्रियास, थाइमस, ओवरी, ये सब जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये जो आपको यहाँ पे नोट्स दिखाए गए हैं, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इस तरीके की स्लाइडें सीधी मिल जाएंगी, जिससे आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे और आप बहुत मतलब फास्ट तरीके से अपना जो मैटर है वो तैयार कर सकते हैं।